पिछले क्लास में हमने कुछ होमवर्क सेट किया था, तो सबसे पहले होमवर्क को चेक करते हैं। होमवर्क को चेक करने के बाद आगे के थ्योरीज को भी देखेंगे और होमवर्क भी सेट करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था माई मीन्स इज स्मॉल। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत है। गलत क्यों है तो ये समझिए। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस होने के लिए ऐसे तो कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन दो चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब। तो जब भी किसी स्टेटमेंट का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढते हैं और फिर उसके साथ उसका सूटेबल वर्ब यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में आ जाइए, माई मीन्स, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट और यहाँ पर इज क्या है, उसका वर्ब है। लेकिन इतना ध्यान में रखना होता है कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होता है, और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है माई मीन्स, मैं आपको बता दूं कि यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो स्वाभाविक है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेंटेंस का वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी अभी जो आपके सामने सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। जब इसको करेक्ट करेंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा माई मीन्स आर स्मॉल। ये जाकर के आपका स्टेटमेंट जो है, सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गया। तो हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके वर्ब को यूज करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेंटेंस है, द हाउस वाज रिड्यूस्ड टू एन एसेज। तो अब इस स्टेटमेंट को देखिए आप, द हाउस वाज रिड्यूस्ड टू एन एसेज। सबसे बड़ी बात है कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट है। तो सवाल उठेगा कि ये स्टेटमेंट, पहला सवाल तो उठेगा कि स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो इसका करेक्ट क्या होगा। चलिए एक वर्ड यहां पर देखिए, आपके लास्ट में, स्टेटमेंट के लास्ट में एक शब्द है एसेज। पिछले क्लास में मैंने इस वर्ड पे चर्चा किया था। ये जो एसेज वर्ड होता है ना, ये प्लूरल वर्ड है, और ऐसा प्लूरल वर्ड है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब जो आपका एसेज है ये नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, और हमेशा इसी फॉर्म में रहता है। मतलब यह एक ऐसा शब्द है जो हमेशा प्लूरल रहता है, आप इसको सिंगुलर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। चूंकि एसेज एक प्लूरल वर्ड है, अतः हम आप जानते हैं कि प्लूरल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आप सेंटेंस में देख सकते हैं, द हाउस वाज रिड्यूस्ड टू एन एसेज लिखा हुआ है, जो कि गलत है। जब इसको इंप्रूव करेंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, द हाउस वाज रिड्यूस्ड टू एसेज। ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए लिखना पड़ा कि एसेज जो होता है कैसा वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड होता है। चूंकि नाउन प्लूरल है इसलिए आप इसमें आर्टिकल एन का यूज नहीं कर सकते। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, द हाउस वाज रिड्यूस्ड टू एसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स इज ड्यू टू हिम। अब इस सेंटेंस को देखिए जरा। सबसे पहले जब भी किसी स्टेटमेंट में वर्ब यूज करना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। तो चलिए सब्जेक्ट को ढूंढिए। व्हाट इज द सब्जेक्ट? तो यहां पर सब्जेक्ट थैंक्स है। अच्छा, यहां पर थैंक्स जो है ये नाउन के फॉर्म में है कि वर्ब के फॉर्म में है? तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो स्वाभाविक है कि यह नाउन के फॉर्म में है। तो आप इतना जान लीजिए कि नाउन के रूप में थैंक्स जो है एक प्लूरल वर्ड होता है, प्लूरल नाउन होता है। यानी आप इसको सिंगुलर के रूप में यूज कर भी नहीं सकते हैं। चूंकि थैंक्स यहाँ पर प्लूरल है इसलिए थैंक्स और सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो इसलिए इसका वर्ब जो होगा वो कभी सिंगुलर नहीं हो सकता है। एक्चुअली थैंक्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इसका वर्ब भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। अतः जब करेक्ट सेंटेंस की बात आएगी तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, थैंक्स आर ड्यू टू हिम। और मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे ये करेक्ट सेंटेंस और ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज योर स्पेक्टेकल्स? SPECTACLES, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वेयर इज योर स्पेक्टेकल्स? आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम सेंटेंस का वर्ब यूज करते हैं तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर यूज करते हैं। और आप इतना जरूर जानते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि हमेशा स्टार्टिंग में ही हो, उसका प्लेस और भी हो सकता है।
एक्चुअली जब इस स्टेटमेंट की बात करेंगे, इस सेंटेंस की बात करेंगे, तो इसका सब्जेक्ट है योर स्पेक्टेकल्स। और स्पेक्टेकल्स के बारे में आप जाने कि एक परमानेंटली प्लूरल वर्ड है, ये हमेशा प्लूरल होता है, आप इसको सिंगुलर के फॉर्म में कभी कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। चूंकि स्पेक्टेकल्स एक नाउन है, वो भी प्लूरल नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए इसका वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वेयर आर योर स्पेक्टेकल्स। ये जो है वो आपका सही सेंटेंस होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। His vowel is loose today. His vowel is loose today. सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आपको वर्ब यूज करना है, जब भी किसी स्टेटमेंट की बात आती है तो सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के लिए वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है हिज वॉवल इज लूज टुडे, यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वॉवल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह एक नाउन जो है प्लूरल नाउन है और इसका जो फॉर्म रियल फॉर्म होता है वो होता है हिज वॉवल्स, ये होता है लूज टुडे, ऐसा करके सेंटेंस इस फॉर्म में आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वॉवल्स। अच्छा है क्या, एक नाउन है, किस प्रकार का नाउन है, विच टाइप ऑफ नाउन इज इट, तो एक प्लूरल नाउन है। तो स्वाभाविक है कि जब नाउन हमारा प्लूरल है, वो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिज वॉवल्स आर लूज टुडे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये जो होमवर्क है मैंने पिछली क्लास में सेट किया था, आज भी हम लोग कुछ थ्योरी पर काम करेंगे। थ्योरी पर काम करने के बाद आपके लिए होमवर्क सेट करेंगे। तत्काल पहले जो पिछले क्लास में मैंने होमवर्क दिया था उसको आप देख लीजिए कि कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है। सेंटेंस में जब भी वर्ब यूज करते हैं तो इतना ध्यान में रखना है कि सेंटेंस का वर्ब हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब सब्जेक्ट को ढूंढ करके आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज कीजिए, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज कीजिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीचेज हैज विंग्स। इस क्वेश्चन को पिछले क्लास में भी मैंने सॉल्व किया था, तत्काल तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, रीचेज। अच्छा आप जानिए इस रीचेज का मतलब होता है धन। एक शब्द आप जानते होंगे रिच, रिच का मतलब होता है धनी। रिच वर्ड एडजेक्टिव है और जब रिच वर्ड की बात करते हैं तो एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करता है। बट एट प्रेजेंट टाइम वी डू नॉट हैव रिच, वी हैव रीचेज, और ये अलग वर्ड होता है। और इस रीचेज का मतलब क्या होता है, धन। और ये नाउन है, इट्स अ नाउन, और ये प्लूरल नाउन है। नाउन के साथ साथ क्या है, प्लूरल नाउन है, और हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज किया गया है। तो स्वाभाविक है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तत्काल हमारा सेंटेंस जो इनकरेक्ट है उसको जब करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा रीचेज हैव विंग्स। अब जाके सेंटेंस सही हुआ हमारा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आई लाइक वेजिटेबल। सी, देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, उसके साथ वर्ब लाइक लगा है, ये सही है। क्योंकि आपको पता है कि आई हमेशा V1 का यूज लेता है, इसलिए यहाँ पर V1 का यूज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस वेजिटेबल पे आते हैं। इट्स अ नाउन, लेकिन वेजिटेबल नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। यानी हम इसको नॉर्मली किस रूप में यूज करते हैं, तत्काल ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक वेजिटेबल्स। अब जाके सेंटेंस आपका सही हुआ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थिप इज इन फेटर, FETTER, ये टी है, FETTER, फेटर। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सवाल उठता है कि सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले सेंटेंस में देखिए वर्ड यूज किया गया फेटर। फेटर का मतलब क्या होता है, बंधन। और मैं आपको बता दूं कि फेटर जो है हमेशा फेटर्स होता है। यानी आप फेटर्स, ये फेटर का यूज आप कर ही नहीं सकते हैं, हमेशा आपको यूज करना पड़ता है फेटर्स। और एक प्लूरल नाउन है और ऐसा प्लूरल जो हमेशा प्लूरल रहता है। आप इस फेटर्स से या इसको नहीं रिमूव कर सकते हैं, हमेशा फेटर्स रहेगा, प्लूरल रहेगा। हाँ अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर आएगा तो इसके लिए वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फेटर्स सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, तो वर्ब के लिए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वर्ब जो सेंटेंस का है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट है द थिप, इट्स ओके। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज लगा, इन लिखेंगे और यहाँ पर लिखना पड़ेगा फेटर्स,
क्योंकि फेटर्स का मतलब होता है बंधन, एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है और ऐसे ही रहता है कि आप उसको कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं ले जा सकते हैं। तो अब जाकर के सेंटेंस करेक्ट हो गया। 9th क्वेश्चन और आज की एक्सरसाइज का नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, सीयर हैज बीन परचेज्ड फॉर माई गार्डन। ओके, इस सेंटेंस को देखने की कोशिश कीजिए। इट्स ऑल्सो एन इनकरेक्ट सेंटेंस, यह भी एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। सवाल उठता है क्यों इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले चलिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के पास। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सीयर है। सीयर का मतलब होता है कैंची। स्पेशली देखिए, एक शब्द सीजर्स होता है और सीजर्स का मतलब भी कैंची होता है और सीयर्स का मतलब भी कैंची होता है, लेकिन दोनों कैंची में अंतर है। ये जो सीयर है ना, ये बड़े कैंची के लिए यूज करते हैं। स्पेशली गार्डन वगैरह में जो फूल या फिर पत्तियों को काटने के लिए जिस कैंची का यूज करते हैं उसको सीयर्स कहा जाता है। और नॉर्मल जो कैंची हम लोग देखते हैं उसको सीजर्स बोलते हैं। इट्स ओके, लेकिन इसको सीयर नहीं सीयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीयर्स बोलते हैं। और सीयर्स एक प्लूरल वर्ड है और हमेशा प्लूरल आने वाला वर्ड है। सीयर्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है कैंची, एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल होता है और हमेशा प्लूरल होता है, कभी आप इसको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। इसलिए लिखना पड़ेगा सीयर्स हैव बीन और परचेज फॉर माई गार्डन करके लिखेंगे, तब जाकर के आपका इनकरेक्ट सेंटेंस जो है सो करेक्ट सेंटेंस के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अनेकों नाउन्स आपके सामने आएंगे जो नाउन जो है दिखने में प्लूरल होते हैं और वास्तव में भी वो नाउन प्लूरल होते हैं। चूंकि नाउन प्लूरल होते हैं इसलिए उसमें से आप एसीआईज को नहीं हटा सकते हैं और ना ही एक्स्ट्रा उसमें एसीआईज जोड़ सकते हैं। चूंकि नाउन प्लूरल है इसलिए जब उनके साथ वर्ब के यूज करने की बात आती है तो स्वाभाविक है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट, ही इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। समझ गए होंगे क्वेश्चन कि गलती कहां पर है, एरर कहां पर है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस है ही सफरिंग फ्रॉम मीजल। यहां पर मैंने लिखा मीजल और आपको पता होगा पिछले क्लास में मैंने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। पिछले क्लास में मैंने इस पर्टिकुलर रोड पे डिस्कस किया था और आपको बताया था कि मीजल नहीं मीजल्स होता है। और ये जो नाउन है मीजल्स, ये प्लूरल है, हमेशा प्लूरल रहने वाला नाउन है, इसलिए आप उसमें से इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो जब बात सही सेंटेंस की आएगी तो सही सेंटेंस आपका होगा ही इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स और ये करेक्ट सेंटेंस है। ऊपर वाला सेंटेंस जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो आज मैंने अभी 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस मैंने पिछले क्लास में होमवर्क के रूप में सेट किया था, लेकिन अब बारी है आज के होमवर्क की। तो आज मैं फिर होमवर्क सेट करने वाला हूं, लेकिन होमवर्क सेट करने से पहले कुछ थ्योरी को मैं डील करूंगा और थ्योरी डील करने के बाद आपके लिए होमवर्क सेट करूंगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि होमवर्क को आप सॉल्व करें, आपको जो मैं देने वाला हूं वर्क उसको आप बनाएं, उसके लिए आप क्या करें कि आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ थ्योरीज देखिए और थ्योरीज को देखने के बाद में फिर आपके लिए एक्सरसाइज सेट करूंगा। तत्कालीन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे ताकि जब भी आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने की आवश्यकता पड़े तो ऐसे चीजों का आप यूज धड़ल्ले से कर सके बिना खास करके किसी प्रकार का मिस्टेक किए हुए। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, आगे के होमवर्क की तरफ। चलिए एक बात आप समझिए, आपको पता होगा बचपन से आप जानते हैं ये क्या लिखा मैंने, नंबर। हालांकि नंबर के बारे में कई तरह से आपने पढ़ा होगा, लेकिन तत्काल में बताना चाहता हूं कि नंबर को आप 2 भागों में बांट लीजिए। ओके, एक होता है डेफिनिट नंबर, ठीक है, और एक आप ले लो भाई इनडेफिनिट नंबर। नंबर को कितने भागों में मैंने बांट लिया, एक मैंने ले लिया डेफिनिट नंबर और एक ले लिया मैंने इनडेफिनिट नंबर। अच्छा, डेफिनिट नंबर का मतलब क्या होता है? जहां तक डेफिनिट नंबर की हिंदी की बात होती तो निश्चित संख्या और इनडेफिनिट नंबर की बात होती तो अनिश्चित संख्या। अब सवाल उठेगा कि डेफिनिट नंबर क्या और इनडेफिनिट नंबर क्या है? तो जो सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो नंबर सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, निश्चित चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलेंगे? डेफिनिट नंबर। चलिए इस बात को हम लिख देते हैं, द नंबर विच रिप्रेजेंट्स सर्टेनिटी इज कॉल्ड डेफिनिट नंबर। इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। जो संख्या निश्चितता का बोध कराता है उसको निश्चित संख्या यानी कि डेफिनिट नंबर बोलते हैं। ठीक इसी तरह से जब बात इनडेफिनिट नंबर की आएगी तो आप बोल सकते हैं कि द नंबर विच रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड इनडेफिनिट नंबर।
चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर में समस्या नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरण दे देते हैं, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे 1, 2, 5, 100, ये सब शब्द जो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये सभी शब्द निश्चितता को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अतः ये जो नंबर्स हैं सब डेफिनेट नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तत्काल इधर देखिए, फ्यू, सम, मेनी, सेवरल, ये जो शब्द है ना ये किसी निश्चितता को रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी डेफिनेट चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने बोला कि आई हैव 5 बुक्स। ओके, तो आई हैव 5 बुक्स का मतलब मेरे पास 5 किताबें हैं। आपको पता चल गया कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, जो कि मैंने यहाँ पर एक डेफिनेट नंबर का यूज किया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बोलता हूँ आई हैव सेवरल बुक्स, इसका मतलब मेरे पास अनेकों किताबें हैं। तो जैसे ही मैंने बोला आई हैव सेवरल बुक्स, तो इस वर्ड को सुनकर के आपको इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि एग्जैक्ट मेरे पास कितने किताबें हैं। तो ये जो नंबर है एक्चुअली ये इंडेफिनिट चीजों को शो करते हैं, ये अनसर्टेनिटी को शो करते हैं, इसलिए ये नंबर इंडेफिनिट नंबर के रूप में आते हैं। और ये नंबर जो है वो सर्टेन चीजों को शो करते हैं, इसलिए ये डेफिनेट नंबर के रूप में आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं अभी थ्योरी को डील करने के वक्त डेफिनेट नंबर और इंडेफिनिट नंबर का यूज करूंगा तो शायद आप समझ जाएंगे कि डेफिनेट नंबर किस सेंस में यूज किया गया और इनडेफिनिट नंबर किस सेंस में यूज किया गया है। एक्चुअली आज जो होमवर्क सेट करने वाला हूं इसी से रिलेटेड है। तो ये तो समझ गए डेफिनेट नंबर और इनडेफिनिट नंबर। हालांकि नंबर को कई तरीके से कई भागों में बांटा गया है, लेकिन एक तरीका से नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है डेफिनेट नंबर और दूसरा होता है इनडेफिनिट नंबर। सवाल उठेगा डेफिनेट नंबर किसको बोलते हैं? तो जो नंबर सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है उसको डेफिनेट नंबर बोलते हैं, और अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेगा उसको इनडेफिनिट नंबर बोलेंगे। चलिए देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स लिखते जरा इन शब्दों को देखिए। इन शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं। जैसे शब्द देखिए, एक शब्द मैंने लिखा पेयर, इट्स ओके। फिर मैंने लिखा डजन, ओके। फिर मैंने लिखा 100, मिलियन, चलिए 100 पहले 1000 लिख दीजिए, 1000। फिर मैंने लिखा मिलियन, बिलियन। इन शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं। और भी कुछ शब्द हैं जैसे मैं लिख रहा हूं जिनको स्टोन, स्कोर, ग्रॉस, इन शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं। अब होता है क्या इन शब्दों के साथ? तो देखिए, जैसे मैंने लिखा पेयर लिखा, डजन लिखा, 100 लिखा, 1000 लिखा, मिलियन लिखा, बिलियन लिखा। इन शब्दों या फिर जो भी स्टोन, स्कोर, क्रॉस जो भी शब्द हैं, इन शब्दों के कंडीशंस को समझिए। एक्चुअली होता क्या है कि अगर इन शब्दों के पहले डेफिनेट नंबर आ जाए, क्या आ जाए? डेफिनेट नंबर आ जाए, तो इन शब्दों में हमेशा इसका यूज नहीं करते हैं। अगर हम डेफिनेट नंबर के साथ इन शब्दों का यूज करते हैं तो इन शब्दों को हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। यानी कि पेयर को पेयर्स, डजन को डजन्स, 100 को हंड्रेड्स, 1000 को थाउजेंड्स, और मिलियन को मिलियंस, और बिलियन को बिलियंस, स्टोन को स्टोन्स, स्कोर को स्कोर्स और ग्रॉस को ग्रॉसेस के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। इफ डेफिनेट नंबर is used before any of these words, we can't make these words plural। तो हम इन शब्दों को प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पेयर है ना, तो पेयर को आप क्या नहीं यूज कर सकते? पेयर्स के रूप में यूज नहीं कर सकते। जैसे डजन है तो डजन को आप डजन्स के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। 100 है तो 100 को आप हंड्रेड्स के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। कब? जब इनके पहले क्या आ जाए? डेफिनेट नंबर आ जाए। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आई हैव 2 डजन पेन्स। ये सेंटेंस सही है। गलती कहां पर होगा? सो समझिए, ये देखिए, ये पेन्स है। ये पेन्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 डजन लिखा हुआ है। ये 2 डजन हमने लिखा है। आप इसको क्या नहीं लिख सकते हैं? तो आई हैव 2 डजन्स पेन्स नहीं लिख सकते। अच्छा, जानते हैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते कि डजन्स के पहले, सॉरी, ये डजन जो है, डजन के पहले किसका यूज किया गया? 2 का यूज किया गया है। और 2 कैसा नंबर होता है? तो डेफिनेट नंबर होता है। ये जो भी शब्द है, पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्टोन, स्कोर, ग्रॉस, इन शब्दों की खासियत है कि अगर इन शब्दों में से किसी भी शब्द के पहले कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो इन शब्दों में हमेशा इसका यूज नहीं कर सकते। आगे आने वाला नाउन तो फिर कंडीशनल होता है कि उसका नेबल एडजेक्टिव सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर होगा, नेबल एडजेक्टिव प्लूरल है तो नाउन प्लूरल होगा। जैसे सेंटेंस देखिए, आई हैव
100 रुपीज। यहां पर हमने 100 रुपीज लिखा, तो यहां पर कोई आश्चर्य की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि 100 के पहले ये लगा हुआ है, तो ऐसे भी ये है तो आप बोलेगा कि 100 हो जाएगा। लेकिन आप यहां पर लिखिएगा आई हैव 200 रुपीज, तो ये सेंटेंस फिर सही हो जाता है। यहां पर आप बोल सकते हैं कि 2 के साथ 100 का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं आपको कि पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन जो भी शब्द हैं, इनके पहले अगर क्या आ जाए, डेफिनेट नंबर आ जाए, तो आप जो पेयर, डजन, 100, 1000, बिलियन, मिलियन है, जो भी है, ग्रॉस, स्टोन और स्कोर है, इन शब्दों में से इसका यूज नहीं कर सकते। यानी कि आप यहां पर 200 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आई हैव 200 रुपीज करके यूज नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तत्काल फिर से एक बार मैं थ्योरी को रिपीट करता हूं, कई सारे एग्जांपल्स आपके सामने मैं एक्सप्रेस करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जांपल्स के माध्यम से आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। तत्काल इतना ही समझिए कि पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्टोन, स्कोर, ग्रॉस, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के पहले अगर डेफिनेट नंबर आ जाए, क्या आ जाए, डेफिनेट नंबर आ जाए, तो आप पेयर को पेयर्स, डजन को डजन्स, 100 को 100, 1000 को थाउजेंड्स, मिलियन को मिलियंस और बिलियन को बिलियंस, स्टोन को स्टोन्स, स्कोर को स्कोर्स और ग्रॉस को ग्रॉसेस नहीं बना सकते हैं अगर डेफिनेट नंबर आ जाए तब। लेकिन एक सवाल फिर उठेगा कि कहीं इंडिफिनिट नंबर आ गया, तो उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं और दिखाऊंगा कि इंडिफिनिट नंबर के केस में क्या होता है। तत्काल एक दो सेंटेंस देखिए। एक सेंटेंस है आई हैव 3 डजन्स बुक्स। ओके, आप इसको देखिए और मुझे बताइए कि ये सेंटेंस गलत है कि सही है। तो आप बताएंगे कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ये सेंटेंस गलत होने के पीछे रीजन क्या है कि 3 डजन्स बुक्स लिखा हुआ है। यहां पर हमने बोला कि पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्टोन, स्कोर और ग्रॉस, ऐसे शब्दों के पहले अगर डेफिनेट नंबर आ जाए तो आप इन शब्दों में से इसका यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर तो बुक्स होगा क्योंकि 3 डजन जो है एक प्लूरल कंसेप्ट को क्रिएट करता है, इसलिए इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल हो जाएगा। तो ये सेंटेंस तत्काल गलत है, इनकरेक्ट है। तो इसको सुधारेंगे तो क्या होगा, आई हैव 3 डजन बुक्स हो जाएगा। और कोई सेंटेंस मैं दिखाता हूं जिसको आप देखेंगे इनकरेक्ट है, फिर उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। देयर आर 200 बॉयज इन माई कॉलेज। इस सेंटेंस को देखिए, इट्स ऑल्सो एन इनकरेक्ट सेंटेंस। यह भी एक गलत सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। सवाल उठेगा क्यों इनकरेक्ट है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 200 बॉयज है, जबकि रूल क्या है, ये जो भी शब्द है पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, जो भी है, स्टोन, स्कोर, ग्रॉस है, अगर इसके पहले कोई डेफिनेट नंबर आ जाए, डेफिनेट नंबर का मतलब आप समझ गए होंगे, नंबर जो सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 5 इत्यादि, तो आप यहां पर इसमें से इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तत्काल ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब इसको इंप्रूवमेंट करने की बारी आएगी तो सेंटेंस हो जाएगा, देयर आर 200 बॉयज इन माई कॉलेज, और अब जाकर के आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए कोई दूसरा सेंटेंस देखिए। एक और सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव 3000, चलिए 3 ही बार बार क्यों, 5000 बुक्स। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। सवाल उठता है कि ये सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है। फिर सेम थ्योरी, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो 1000 है, इसमें से इसका यूज किया गया है, यानी 1000 को क्या बनाया गया है, थाउजेंड्स बनाया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं 5 है, ये 1000 के पहले 5 का यूज किया गया है, तो जो कि डेफिनेट नंबर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जब भी कोई डेफिनेट नंबर का रिप्रेजेंटेटिव आ जाए तो आप इन शब्दों में से इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अतः जब करेक्ट सेंटेंस की बारी आएगी तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव 5000 बुक्स। ये जाकर के आपका सेंटेंस सही होगा। थ्योरी समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी कई सारी बात करनी इस थ्योरी के रिगार्डिंग। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपके सामने। पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्टोन, स्कोर, ग्रॉस, ये वैसे शब्द हैं अगर इनके पहले कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो इन शब्दों में स्पेशली से इसका यूज नहीं करते। आगे आने वाला नाउन जो है वो फिर अपने कंडीशन के आधार पर से इसका यूज लेता है। यानी आप देख रहे हैं कि 5000 बुक्स नहीं लिख पा रहे हैं, 5000 बुक्स लिखना पड़ता है। 200 बॉयज नहीं लिख रहे हैं, इसको 200 बॉयज लिखना पड़ता है। 3 डजन्स बुक्स नहीं लिखते हैं, इसको 3 डजन बुक्स लिखना पड़ता है। ये बातें तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, लेकिन इससे संबंधित और कुछ चीजों को हम लोग देखेंगे। अभी थ्योरी कंप्लीट अभी नहीं हुआ, जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा मैं आपके लिए होमवर्क भी सेट करने वाला हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि जब भी सेंटेंसेस को आप बोलेंगे और लिखेंगे तो ऐसे थ्योरी से आपका सामना होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात,
अगर इन शब्दों से पहले इंडेफिनिट नंबर यूज कर दिया जाए, क्या यूज कर दिया जाए? इंडेफिनिट नंबर। इफ इंडेफिनिट नंबर इज यूज्ड बिफोर एनी ऑफ these words, we make these words plural by adding SAIS। हम उसमें SAIS जोड़ करके इन शब्दों को क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे सेंटेंस है आई हैव 3 डजन्स पिंस। ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है। और ये गलत इसलिए क्योंकि यहां पर आपने 3 डजन्स पिंस लिख दिया है, ये इनकरेक्ट है। इसको जब करेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? आई हैव 3 डजन DOZN और पिंस, और ये जाकर के आपका करेक्ट सेंटेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सेंटेंस आ जाए आई हैव सेवरल डजन्स ऑफ पिंस, तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। मतलब यहां पर हमने इसको डजन को क्या बना दिया? डजन्स बना दिया। यहां पर हमने डजन को डजन्स बनाने से मना किया है, लेकिन यहां पर आप डजन को डजन्स बना सकते हैं कंडीशन के आधार पर। ऐसा इसलिए क्योंकि सेवरल शब्द का यूज किया गया। सेवरल शब्द का मतलब क्या होता है? अनेक। तो सेवरल शब्द किस बात का रिप्रेजेंटेटिव है? ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? तो ये इंडेफिनिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडेफिनिट नंबर आ गया तो डजन को आप क्या बना सकते हैं? डजन्स बना सकते हैं। लेकिन जब डेफिनिट नंबर रहेगा तो फिर डजन को आप डजन्स नहीं बना सकते, तो इसलिए यहां पर आपने ऐसा बनाया, आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ और कंडीशंस है, कुछ चीजों पर और हम बात करने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा थ्योरी को, ताकि जो भी होमवर्क सेट किया जाए आप उन होमवर्क को अच्छे से बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज को जानिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे होता क्या है कि ए डजन बुक्स, उसके बाद होता है 100 रुपीज, या जो भी लिखना है, 2000 या 8000 बॉयज। चलिए अब देखिए थ्योरी क्या होता है। ए डजन बुक्स का मतलब 1 दर्जन किताबें, ए डजन प्लूरल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहां पर बुक्स लिखे। ठीक सेम कंडीशन 100 रुपीज हो जाता है, फिर ठीक कंडीशन 8000 बॉयज हो जाता है। ठीक है, ये ए जो है यहाँ पर एक को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि निश्चितता, यानी कि सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेट नंबर का रिप्रेजेंटेटिव एक होता है, ए होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि मेरे पास 1 दर्जन किताब है, तो लिखते हैं आई हैव ए डजन बुक्स करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन शब्दों के साथ एक खासियत है कि आप इन शब्दों को डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं आई हैव डजन्स ऑफ बुक्स, इसका मतलब होता है कि मेरे पास दर्जनों किताबें हैं। ये सेंटेंस करेक्ट है। हालांकि यहां पर नंबर नहीं आया है। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं कि इन शब्दों के साथ कंडीशंस है। कंडीशंस ऐसा है कि इन शब्दों के साथ अगर आप ए का यूज करते हैं तो फिर आगे ऑफ का यूज नहीं करना है, ये डायरेक्ट आप नाउन को इसके साथ मॉडिफाई कराएंगे। लेकिन अगर इन शब्दों के साथ एसीआई इसको ऐड करते हैं तो आगे ऑफ लगा करके नाउन को मॉडिफाई कराएंगे। नाउन तो दोनों स्थिति में प्लूरल आ रहा है, वो तो अपने कंडीशन के आधार पर डिपेंड करेगा। इसी एग्जांपल से समझिए तो बेहतर होगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप सेंटेंसेस को 2 तरीका से लिख सकते हैं। आपके पास 2 पैटर्न है, 2 पैटर्न पर आप सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। क्या क्या पैटर्न है तो समझिए। जैसे एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं आई हैव ए डजन पेन्स, इसका मतलब होता है कि मेरे पास 1 दर्जन कलमे हैं। ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं आई हैव डजन्स ऑफ पेन्स, और इसका मतलब होता है कि मेरे पास दर्जनों कलमे हैं। ये सेंटेंस भी सही है। अंतर क्या है कि ये ए डजन वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आप ऑफ का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस सेंटेंस को आप इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं आई हैव ए डजन ऑफ पेन्स, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो इसको इनकरेक्ट माना जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि ये जो सेंटेंस है आई हैव डजन्स ऑफ पेन, आप इसको सीधे डजन्स पेन्स नहीं लिख सकते हैं, और ऐसा लिखेंगे तो ये भी क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों बात को समझिए।
मतलब डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन जो शब्द आ रहे हैं, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है, तो आप उसमें ए यूज करते हैं और आगे ऑफ का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों को अगर आप प्लूरल फॉर्म में यूज कर देते हैं तो ए तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, लेकिन आप ऑफ का यूज कर देते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, आई हैव ए 100 बुक्स, ये सेंटेंस सही है। आप इसको आई हैव ए 100 ऑफ बुक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा, मैंने ए 100 लिखा है, तो अब ए 100 वाले केस में ऑफ का यूज नहीं करना है। लेकिन अब आप स्टेटमेंट को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, और इसका मतलब होता है मेरे पास सैकड़ों किताबें हैं। ये सही सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन आप गलती नहीं क्या करेंगे तो समझिए, आई हैव हंड्रेड्स बुक्स ऐसा नहीं लिख सकते। ये लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं एक बार थ्योरी को रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन जो भी शब्द आपके सामने हैं, उन शब्दों की क्वालिटी है कि सबसे पहले तो देखना है कि अगर उन शब्दों में डेफिनिट नंबर आ जाए, क्या आ जाए, डेफिनिट नंबर, तो हम और आप डजन को डजन्स, 100 को हंड्रेड्स, मिलियन को मिलियंस, 1000 को थाउजेंड्स, बिलियन को बिलियंस नहीं बना सकते हैं। ये ध्यान में रखना है। हाँ, नंबर अगर इनडेफिनिट आ जाए तो कंडीशन के आधार पर आप डजन को डजन्स, मिलियन को मिलियंस, बिलियन को बिलियंस, 1000 को थाउजेंड्स के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात हमने देखा कि ये जो शब्द है सिंगुलर फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म में आते हैं तो आप इनके साथ ऑफ का यूज नहीं कर सकते, वहां पर ए और एन कंडीशन के आधार पर यूज करेंगे। लेकिन इन्हीं शब्दों में एस लगा करके आप अगर इन शब्दों को प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, तो वहां पर आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर होगा, जितना ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे उतना बेहतर रूप से आप इसको समझ पाएंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है, ही हैज 1000 बुक्स, ये सही है, यहां पर ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गलती कहां पर करेंगे उसे समझिए। आप इसको नहीं लिख सकते ही हैज ए 1000 ऑफ बुक्स, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी जहां पर आप क्या देख रहे हैं, ए वाला आ रहा है, वहां पर ऑफ वाले कंडीशंस को नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ही हैज 1000 बुक्स आप लिख देते हैं नॉर्मली। दूसरा चीज, ही हैज थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, उसके पास हजारों किताबें हैं, ये सेंटेंस सही है। और आप इसको क्या नहीं लिख सकते, ही हैज थाउजेंड्स बुक्स करके नहीं लिख सकते, ऐसा लिखेंगे तो इसको गलत माना जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे थ्योरी हमारे जो कंट्राडिक्टरी हैं, बहुत सारे थ्योरी में जो कंडीशंस अलग अलग होते हैं। कंडीशंस क्या होते हैं कि ओल्ड ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर का जो कंडीशंस है उसको लेकर के देखना होता है। तत्काल हमको उनके बीच से रास्ते को निकालना पड़ता है। जब उनके बीच के रास्ते की बात आती है तो बेहतर होता है कि आप जो हम थ्योरी के साथ चले उन थ्योरी को फॉलो कीजिए। हालांकि कुछ अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है, को रिप्रेजेंट किया गया है, वो भी सही है अपने तरीका से। लेकिन बेहतर होता है कि जब आपको एरर्स बनाना पड़ता है, कॉमन एरर्स बनाना पड़ता है, तो किसी एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। मैं उसी एक पैटर्न को फॉलो कराने की बात कर रहा हूं। तो आप यहाँ पर ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं। ये वाला सेंटेंस जो है सो आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। जैसे सेंटेंस है, ही हैज 5 डजन्स पेन्स, ये सेंटेंस आपने देखा कि गलत है। हम इसको सुधारते हैं तो क्या होता है, ही हैज 5 डजन पेन्स करके लिखते हैं। हालांकि हम इसके जगह पर एक ऐसा सेंटेंस आता है, ही हैज डजन्स ऑफ पेन्स, तो सेंटेंस को ऐसे करके हम लिख सकते हैं, हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन होता है। एक शब्द होता है पेयर और एक शब्द होता है लाख। ओके, अब इस दोनों शब्दों में एक कंडीशन है, क्योंकि बाकी शब्दों में हमने आपको क्या दिखलाया, हमने आपको क्या बताया। बाकी शब्दों में नहीं बताया कि आप उसके सिंगुलर फॉर्म में एन का यूज करें, आगे का नाउन जो है वो प्लूरल हो जाएगा, ऑफ का यूज नहीं करें। और जहां पे प्लूरल फॉर्म में ले जाते हैं वहां पर एन का यूज नहीं करें, ऑफ का यूज करें। लेकिन ये दोनों शब्द जो हैं ये अलग कंडीशंस को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है कि दीज वर्ड्स टेक द यूज ऑफ ए एंड ऑफ, ये ऐसे शब्द हैं जो ए का प्रयोग भी लेंगे और ऑफ का प्रयोग भी लेंगे। ये दोनों शब्दों के साथ ये स्पेशल कंडीशन है। जैसे आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, ये सेंटेंस भी सही है, और आई हैव पेयर्स ऑफ शूज, यहां पर ये सेंटेंस भी सही है। दोनों सेंटेंसेस यहां पर सही है। मतलब आप ए पेयर के साथ भी जा सकते हैं और
किसके साथ जा सकते हैं, पेयर्स के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसे कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसा कंडीशन किसके साथ होता है, पेयर और लाख के साथ होता है। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सेंटेंस क्या है, अपने पास एक सेंटेंस है, आई हैव अ डजन पिंस, ये सही है। या दूसरा आप लिख सकते हैं, आई हैव डजन्स ऑफ पिंस, ये भी सही है जब मॉडर्न ग्रामर की थ्योरी की बात करेंगे तो। ठीक है, हम जो है इसको कोशिश नहीं करते ऐसा लिखने का, आई हैव ए डजन ऑफ पिंस लिखने की कोशिश नहीं करते, और यहां पर फिर आई हैव डजन्स पिंस लिखने की कोशिश नहीं करते हैं। जब मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं, मॉडर्न ग्रामर की बात करते हैं, तो हम इस थ्योरी के साथ जाते हैं। वी हैव टू गो थ्रू these two sentences as far as modern grammar is concerned। जब मॉडर्न ग्रामर की बात आती है तो ओल्ड ग्रामर से आप कुछ किताबों में देखेंगे थ्योरी अलग तरीके से भी दिए हुए हैं, लेकिन बात जब कॉमन एरर्स की आती है तो किसी न किसी एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, तो आप ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि लाख और पेयर के केस में क्या होता है, सो देखिए, आई हैव अ पेयर ऑफ पिंस, ये सही है। आप इसको आई हैव ए पेयर पिंस करके यूज नहीं करते, ये गलत होता है, ये सही है, सॉरी ये सही है। ठीक है, या फिर आई हैव पेयर्स ऑफ पेंस के सहारे भी जा सकते हैं। मैं मोटा मोटी तौर पे बता देता हूं आपको, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, जो भी शब्द आपने देखा, उन शब्दों की खासियत है कि अगर उनके पहले कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो डजन, मिलियन, बिलियन, 1000, 100 जो भी है उसमें से इसका यूज नहीं करेंगे। आने वाला नाउन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर सेम वर्ड डजन, 100, मिलियन, जो भी 1000, बिलियन है, उसमें आप एस लगाकर, ऑफ लगा करके उसके आगे आने वाले नाउन को प्लूरल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि शब्दों में ए लगा करके लगाते हैं, उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल डाल देते हैं, या फिर एस लगा करके, ऑफ लगा करके नाउन को प्लूरल रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दो शब्द हैं जो कंट्राडिक्टरी है, वो शब्द है पेयर और लाख। पेयर और लाख के साथ आपको क्या करना होता है कि पेयर के केस में आप क्या कर सकते हैं कि ए पेयर ऑफ भी लिख सकते हैं और पेयर्स ऑफ भी लिख सकते हैं, ए लाख ऑफ भी लिख सकते हैं और लाख्स ऑफ भी लिख सकते हैं। लेकिन ए डजन ऑफ नहीं लिखते हैं, ए डजन के साथ डायरेक्ट नाउन का यूज करते हैं। डजन्स होता है तब जाकर के ऑफ लगा करके उसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल करते हैं। आने वाले की कंडीशंस में, आने वाले चैप्टर्स में इस थ्योरी पर फिर से चर्चा होगी, लेकिन जो तत्काल में मैं जो आज बताना चाहता हूं वो यह कि जो होमवर्क मैं आपको सेट करने वाला हूं वो ऐसा कि जब भी ये शब्द आ जाए तो इनके पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो स्वाभाविक रूप से आप इनमें से इसका यूज ना करें, और कोई इंडेफिनिट नंबर आ जाए तो इसमें से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण को देखिए, एक सेंटेंस है, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज डू यू हैव। जब इस सेंटेंस की बात करेंगे तो एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, जो कि आप देख सकते हैं मेनी पेयर लिखा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि पेयर के पहले जो आने वाला नंबर है वो इंडेफिनिट है, इसलिए पेयर को यहां पर पेयर्स होना है। अतः आपका सेंटेंस हो जाएगा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू हैव करके जाएंगे। लेकिन एक सेंटेंस होता आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, तो ये सेंटेंस आपका सही है। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज लिखेंगे तो फिर ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर 2 पेयर्स लिखा गया है। पेयर जो है उसके पहले 2 है, जो कि डेफिनेट नंबर, इसलिए पेयर को आप पेयर्स नहीं बनाइए, सीधे आप लिखा है 2 पेयर ऑफ शूज लिखने की कोशिश करें। आप ध्यान दे सकते हैं यहां पर कि नंबर को डेफिनेट और इनडेफिनेट के रूप में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इन शब्दों के पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो डजन, 100, मिलियन, जो भी 1000, बिलियन है, उन शब्दों में से इसका यूज ना करें। लेकिन जब इन शब्दों के पहले कोई इनडेफिनेट नंबर आ जाए तो कंडीशन के आधार पर आप इनमें से इस लगा करके इनको प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं। तत्काल आपने देखा कि पेयर और लाख के साथ कुछ और कंडीशन है, जैसा कि और शब्दों के केस में हम लोग देखते हैं कि डजन में ए लगाते हैं तो उसके बाद ऑफ का यूज नॉर्मली नहीं किया जाता, जैसा कि मॉडर्न ग्रामर की बात आती है, लेकिन नाउन्स के साथ हम प्लूरल यूज करते हैं। लेकिन फिर डजन को डजन्स बनाते हैं तो वहां पर ऑफ लाते हैं, लेकिन पेयर और लाख के साथ ये
प्रोहिबिटेड नहीं है। पेयर के केस में आप ए का भी यूज कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में और ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। पेयर को पेयर्स भी बना सकते हैं, उसके साथ भी ऑफ का यूज कर सकते हैं और सेम कंडीशन फॉलो होता है लाक के साथ। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक होमवर्क छोटा सा सेट करूं और उम्मीद है कि आप उस होमवर्क को बना पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है मेरे हाथ में बुक है, फिर से आज एक, किस किताब का नाम है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बाय आर.पी. सिन्हा। और इस बुक से आज मैं जो होमवर्क सेट करने वाला हूँ बड़े कम क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन हैं और उस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के लिए आपको सॉल्व करना है पेज नंबर 167 में कुछ क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं होमवर्क को चेक करूंगा जो आज होमवर्क में सेट कर रहा हूं और होमवर्क चेक करने के बाद फिर मैं आगे थ्योरी को प्रोसीड करूंगा। तो होमवर्क चेक करेंगे अगले दिन, आप क्वेश्चंस को बनाइएगा। मैं होमवर्क जब चेक करूंगा तो देखिएगा कि आपके आंसर सही है या फिर नहीं सही है। नहीं सही होंगे तो अगले दिन मैं इसको सही करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना।